नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि जिमेक्स भारत और किस देश के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। तो यह है भारत और जापान के बीच, और आप सभी को बता दूं यह अभी चल रहा है अरब सागर के में। चलिए बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ, जो है 28 सितंबर के। किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 को जीत लिया है? तो यह जीता है केरल सरकार ने। किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? तो यह दिया है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह किया गया है पृथ्वी 2 का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? तो यह दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। चेक की जांच करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, जो कि अगले साल जनवरी में होगा। हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यह नेतृत्व हुआ छात्रों और युवाओं द्वारा। किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग का एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क ने। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गोपाल कृष्ण गांधी को। अगला प्रश्न था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो यह बने हैं गुरप्रीत सिंह संधू और संजू, जो कि महिला फुटबॉलर हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अखितम अच्युतम नंदोपति को। 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है विश्व रेबीज दिवस इस दिन मनाया जाता है। अटल सरकार में मंत्री रहे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन हैं? तो वे हैं जसवंत सिंह। आप सभी को जसवंत सिंह की किताबों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हो सकता है भविष्य में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। किसानों की श्रृंखला और माल ढुलाई की आपूर्ति से जोड़ने के लिए 79th स्थापना दिवस पर CSIR द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है किसान सभा, जिसे CSIR के 79th स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया तथा एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल www.aarogyapath.in और किसान सभा नामक ऐप का इस दौरान लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही किसान सभा ऐप किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन में मदद करेगी। आइए आपको बताते हैं CSIR के बारे में। तो CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। साथ ही यह एक स्वायत्त निकाय है। प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं तथा इसके वर्तमान महानिर्देशक शेखर C मांडे हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मीनाक्षी मंदिर अपनी वीरा वसंत रार मंडपम के नवीनीकरण के लिए खबरों में रहा। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। आइए बताते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर के वीरा वसंथा रायार मंडपम का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है। जीर्णोद्धार के हिस्से के रूप में मंडपम, जिसे हॉल कहा जाता है, के 16 स्तंभों को रासीपुरम के पास कलारमल्ली पहाड़ियों के विशेष काली चट्टानों का उपयोग करके फिर से बनाया जा रहा है। मदुरै मीनाक्षी अम्मम मंदिर का वीर वसधा रायार मंडपम 4 शताब्दी पुराना है तथा फरवरी 2008 में लगी आग के कारण इसके आंतरिक हिस्से नष्ट हो गए थे। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्मम मंदिर या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली, आपको याद रखना होगा कि ये कौन सी शैलियां हैं, तो ये वास्तुकला की द्रविड़ शैली है के रूप में बनाया गया है। मंदिर मीनाक्षी देवी या देवी पार्वती का एक रूप है और सुंदरेश्वर शिव का एक रूप में समर्पित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2020 में UNWTO द्वारा किस वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा? तो इसकी थीम होगी पर्यटन और ग्रामीण विकास। जानते हैं इसके बारे में। पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक मूल्य के वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि पर्यटन दुनिया के 10% रोजगार पैदा करता है, लेकिन नौकरी के निर्माण में इसकी भूमिका अक्सर कम है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसे UNWTO कहा जाता है, को उम्मीद है कि 2030 तक सालाना औसतन
3% की दर से पर्यटन बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को पर्यटन और ग्रामीण विकास के रूप में नामित किया है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ। मैट फ्रेडरिक्सन किस देश के प्रधानमंत्री है? तो यह है डेनमार्क के प्रधानमंत्री। आइए बता दें इसके बारे में। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और डेनमार्क बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल हुआ है। साथ ही 2016 से लेकर 2019 के दौरान भारत और डेनमार्क के बीच वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में 30% तक बढ़ोतरी हुई है। डेनमार्क की कई कंपनियों ने भारत में निवेश किया है और भारतीय कंपनियों ने भी डेनमार्क में निवेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना 2015 में हुई थी और भारत और फ्रांस के सहयोग से इसे किया गया था। वर्तमान में इसके कुल 67 सदस्य देश हैं। आइए बात कर लेते हैं डेनमार्क की। तो आप सभी यहाँ पर डेनमार्क की लोकेशन देख सकते हैं और डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसे जुटलैंड प्रायद्वीप और कई प्रायद्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी आपको पता है कि इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। यह ऑरेंज ब्रिज के माध्यम से स्वीडन से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर इसके पड़ोसी देशों में स्वीडन की लोकेशन को भी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बाल्टिक देशों के बाल्टिक सी को देखना चाहिए। साथ ही इसकी राजधानी मैंने बताया कि कोपेनहेगन इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है श्रीलंका सरकार के लिए। जानते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के बीच पहली बार आभासी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। हिंद महासागर में सुरक्षा को स्थिर करने के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ रक्षा साझेदारी का विस्तार करने को भी पुष्टि की है। आइए बात कर लेते हैं श्रीलंका के मैप के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र जाफना है और इसके अलावा यहाँ की राजधानी पूर्व में कोलंबो थी और अब श्री जयवर्धनपट्टे कोट्टे है। 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित वार्ता का क्या नाम है? तो आप सभी को पता होगा कि इस वार्ता का नाम है क्वाड। जानते हैं इसके बारे में। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित एक रणनीतिक मंच है। हाल ही में इन 4 सदस्य देशों ने आम हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और अंतरिम मंत्री स्तरीय बैठक सितंबर 2019 में आयोजित की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है। तो एक बार फिर से बता दूं कि इसमें कौन कौन है। इसमें है भारत, साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस तेल के अन्य खाद्य तेलों की मिलावट पर 1 अक्टूबर से पूर्ण रूप से रोक लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा सरसों के तेल में किसी प्रकार की मिलावट रोकने के लिए 1 अक्टूबर से शुरुआत की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में टिकटॉक पर बैन लगाया था, तो इस पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी संघीय जज के देश के मध्यकाल रात्रि ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ऐप की सुरक्षा के लिहाज से टिकटॉक को ऐप स्टोर पर बैन करने के आदेश दिए थे। इसने ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि 27 सितंबर 2020 के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई के सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नीतू डेविड को। आइए बताते हैं इनके बारे में। बीसीसीआई के पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभवों के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच भी हैं तथा वह हेमलता काला का स्थान लेगी और 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्षता भी वे करेगी। बताते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो इसके अंतरिम सीईओ हेमंग अमीन है। साथ ही इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? तो यह था 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस वोडाफोन ने जीत लिया है।
टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स केस को जीत लिया है। सरकार ने फैसले की जानकारी मिलने के बाद कहा है कि वह मध्यस्थता अदालत के फैसले पर अध्ययन करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर टैक्स लायबिलिटी भारत और नीदरलैंड के बीच हुए निवेश संबंधी संधि का उल्लंघन है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। यदि आप सभी को हमारा यह आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।